से क्वेश्चन है कि यूजुअली इन इंडिया एक सिस्टम है कि आपका जो बर्थ ऑफ डेट है उसको प्लस करके जो नंबर आता है, फाइनल नंबर आता है, एडिशन करके उसको वो मेन नंबर मान के इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये जो एडिशन करके जो आपका एक डिजिट का नंबर निकलता है, ये वाला प्रोसीजर क्या कोई सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इसका? और जो हमने आपसे सीखा मल्टीप्लाई करके, वो कैसे डिफरेंस है और उनमें कितना अंतर है, वो मैं जानना चाहती थी। अभी अगर आप अपने सामने अगर एक फ्रूट टोकरी रखे बैठे हों, उसमें एक सेब भी पड़ा हो, एक केला भी पड़ा हो, उसमें अंगूर भी पड़े हों, अनार भी पड़ा हो। अगर आप अकेले अकेले एक फ्रूट की बात करेंगे तो उसमें एक टिपिकल विटामिन्स और टिपिकल कैलोरीज और टिपिकल एनर्जीज का आप जिक्र कर सकते हैं। जो चीज़ें केले में होएंगी यकीनन वो चीज़ें शायद अनार में ना पाई जाती हों, कुछ ना कुछ डिफरेंस होएगा अनार से। ऐसे ही जो चीज़ अनार में होएगी वो शायद एप्पल में नहीं होएगी, जो चीज़ एप्पल में होएगी वो मे बी किसी और फ्रूट में ना हो। तो अगर हम फ्रूट को अकेले अकेले प्लस करते हुए, ऐड करते हुए हम ये कहें कि जनाब इस बंदे में ये चीज़ आएगी, तो उसकी बजाय अगर सारे फ्रूट को एक छुरी के साथ काट के उसकी फ्रूट चाट बना दें, तो फ्रूट चाट का आप जो भी चम्मच उठाएंगे उसी के अंदर कुछ हिस्सा अनार का भी आ जाएगा, कुछ सेब का भी आ जाएगा, केले का भी आ जाएगा, अंगूर भी आ जाएगा, मैंगो भी आ जाएगा। तो वो आप जहाँ से भी उठाएंगे उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। जब ये लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि जनाब ये ईयर का नंबर है, ये डेट का नंबर है, ये मंथ का नंबर है और ये लाइफ के 3 साइकिल बनाते हैं। ये पहला साइकिल जो है वो लेते हैं इससे मंथ से, सेकंड साइकिल ये डेट से लेते हैं और थर्ड साइकिल ये ईयर से लेते हैं। तो ये 3 फेजेस में लाइफ को डिवाइड करते हैं। ये 3 फेजेस में जिस वक़्त लाइफ डिवाइड हो रही होती है, तो फर्स्ट साइकिल जो मंथ के नंबर से चल रहा होता है, क्या उस वक़्त उसकी डेट नहीं असर उस पे डाल रही होती? उसका ईयर नहीं उस पे असर डाल रहा होता? तो ये मोटे-मोटे क्याफे लगा के आप एक मोटी-मोटी प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते। ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा क्लोज़ आपको रिज़ल्ट देगा और आप किसी भी पर्सनैलिटी को बेटर तरीके से उसके सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ, जो एक तनाव, एक खिंचाव बनता है ना, सारी वो तनियाँ खींच के जो एक पोज़ीशन बनती, आप उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं। तो ये फ़ार बेटर है बनिस्बत जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट के यहाँ जो एक्जिस्टिंग मेथड है, इससे ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैंने एक्यूरेसी के हिसाब से जिस चीज़ को ज़्यादा एक्यूरेट पाया है वो यही मेथड है। इस वजह से मैं इस मेथड से चीज़ें करता हूँ। वो वाला मेथड पढ़ा ज़रूर है, समझा ज़रूर है, मगर वो लाइफ की उतनी प्रिडिक्शंस नहीं देता जितनी प्रिडिक्शंस ये वाला मेथड देता है। वो मेथड आज से इतने 100 साल पुराना है और पुरानी वो प्रिडिक्शंस घिसी-पिटी हुई कैलकुलेशंस अभी तक हम वही लेकर बैठे हैं। ना आगे हम कोई बढ़ते हैं, ना सर्च करते हैं, ना कोई तहकीक करते हैं, आगे जाते ही नहीं हैं। तो जितना आप सर्च करते चले जाते हैं, जितनी आपकी कैलकुलेशन बेहतर होती चली जाती है और आपने शायद ये देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने कन्वर्जेंस ऑफ नंबर का कांसेप्ट दिया है। ये कन्वर्जेंस ऑफ नंबर का कांसेप्ट हमारे यहाँ तो नंबरोलॉजी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो जानते ही नहीं। अब ये 6 जो है वो बज़ाहिर ये बड़ा फिगर है, ये 6 को 6 समझते हैं और 3 बज़ाहिर छोटा फिगर है, 3 को ये 3 समझते हैं। अगर आप कन्वर्जेंस में जाते हैं तो 6 ने तो बेचारे ने पीछे आना है, 3 बनना है और 3 ने आगे जाना है, 6 बनना है।
3 ने डबल होना है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है हालात की तलखी, बुरे हालात, आजमाइश में पड़ना, दुखों में घिरना, मुसीबत में आना, कष्टों में आना। तो जिनका नंबर 3 होता है, जब वो कष्ट में आते हैं तो वो पहले से डबल होके निकलते हैं, पहले से बढ़कर आगे निकलते हैं। उनको दुख किसी न किसी ऐसी दशा में लेकर जाते हैं जहां उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ और हाइट ऊंची हो जाती है। तो ये वाले कंसेप्ट इधर किधर हैं हमारी नमरालोजी में? इनके यहाँ तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। इन बेचारों ने तो वो जैसे बाप दादा से जो जो चीज़ें कुछ सुनी सुनाई सीखी हैं, उसी के ऊपर ही दिन रात बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, लगे हुए हैं लोग। अब होता ये है कि एक बंदे की ज़िंदगी में ये जो 1% से भी कम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 99 चीज़ों की प्रिडिक्शन इंसान नहीं कर सकता, ये ईश्वर के हाथ में है। किसी भी नमरालोजी से, पेमेस्ट्री से, फिगरालोजी से आप 99 100% प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। ये सारे एस्पेक्ट और एंगल सिर्फ रब के पास है, सिर्फ ईश्वर जानता है। अब जब आपका रब के ऊपर फेथ होता है, विश्वास होता है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपके ऊपर उतरती हैं। एक ही नंबर एक बंदे की ज़िंदगी में चल रहा होता है, आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपके ऊपर चीज़ें और रिवील होती हैं। वही नंबर जब किसी दूसरे बंदे के बारे में चल रहा होता है तो उसके लिए चीज़ें और रिवील होती हैं। फिर ये इंटरप्रिटेशन करते हुए बच्चे की एज बहुत मैटर करती है कि वो जिसकी आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, वो एज ब्रैकेट में 13 साल का है, 26 साल का है, 39 का है, 52 का है, किस ब्रैकेट में है। हर ब्रैकेट में नंबर की इंटरप्रिटेशन अलग होएगी। बचपन में नंबर 4 है तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलहदा होएगी, 13 से 26 में है तो इंटरप्रिटेशन अलहदा होएगी, 39 तक है इंटरप्रिटेशन अलहदा होएगी, 39 से 52 तक अगर फिगर 4 है तो इंटरप्रिटेशन अलग होएगी। ये वाली चीज़ें हमारी एग्जिस्टिंग न्यूमरोलॉजी के अंदर नहीं पाई जाती। अब आपने बाज़ार जाना है, मुझे जितने मेरे देश में बैठे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सारे मिल जाएँ, एक साथ किसी कमरे में बैठ जाएँ, 100, 200, 1000 जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बिठा दें और एक बंदे को आप बाज़ार से गुज़ारें और उसने दूसरे बाज़ार के सिरे से निकलना है। ये सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये कैलकुलेशन करके बता दें कि जनाब बंदा जिस वक़्त 4 बजे बाज़ार में एंटर होएगा, तो सबसे पहली नज़र इसकी ट्रक पे पड़ेगी, रेहड़ी पे पड़ेगी, किसी नारी पे पड़ेगी, गाड़ी पे पड़ेगी, फ्रूट पे पड़ेगी, सब्ज़ी पे पड़ेगी, किस चीज़ पे पड़ेगी। जब ये पहला कदम उठाएगा तो राइट साइड से क्या चीज़ गुज़र रही होएगी, लेफ्ट साइड से क्या चीज़ गुज़र रही होएगी, सामने इसके क्या चीज़ होएगी। जब ये दूसरा कदम उठाएगा तो उस वक़्त हवा के अंदर क्या चीज़ हो रही होएगी, सामने बालकनी में कौन खड़ा होएगा। ये तो करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं, ये कहाँ से किधर से कैलकुलेशन में आती हैं। हम तो कैलकुलेशन में टोटल बस वो धेरे के अंदर 1-2 निशान लगा के लोगों को बता देते हैं, हाँ यार ये तेरा चार्ट है और इसमें ये चांसेस हैं। करोड़वां हिस्सा भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, करोड़वां हिस्सा विद द फुल पावर ऑफ यूटिलिटी ऑफ योर न्यूमरोलॉजी, पेमेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे इल्म भी एक बंदे की झोली में हो तो फिर भी वो जिंदगी के करोड़वें हिस्से की भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। वो जो हमें करोड़वें हिस्से में वो थोड़ा सा जो चार्ट वाट बना कर देते हैं, हम उसी के ऊपर लोटा बने रहते हैं कि जनाब वो इसने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। बाकी लाखों चीज़ें कौन बताएगा, वो किधर से आएंगी। बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, एक जैसे इंटरनेट पे किसी एरिया के ऊपर आप फोकस करते हैं, सैटेलाइट लगाते हैं और वो सारी चीज़ें दिखती हैं ना, ऐसे लोगों की सृष्टि, लोगों की हस्ती, लोगों का भविष्य, लोगों का प्रेजेंट, लोगों का पास्ट
रब के बंदों को दिखता है कि वो एक एक पल, एक एक सेकंड पे नज़र कर सकते हैं। बाकी ये जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और ये वो जितने भी हैं, ये तो आपकी लाइफ का लाखवां करोड़वां हिस्सा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपकी उससे हटकर हो रही होती हैं। हम वो मोटे मोटे जो ये सिग्नल देते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को पकड़ के समझते रहते हैं, यार एस्ट्रोलॉजी तो फलां बंदे पे ख़त्म है, न्यूमरोलॉजी तो फलां बंदे पे ख़त्म है, फलां ऐसे जो है, फलां ऐसे। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे जितने भी ये नॉलेज हैं, इन सारे नॉलेज को सीखना और समझना ये हर्ज नहीं है। इस नॉलेज के ऊपर बिलीव इस तरह से कर लेना कि रब को भुला देना हर्ज इस चीज़ में है। और ये सारे नॉलेज मैंने सीख सीख के, समझ समझ के इनकी पूरी अखीर देखी है कि यार ये नॉलेज कहाँ तक जाता है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ तक जाती हैं। बच्चों, सवाए रब से कनेक्ट होने के और जुड़ने के दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है जो इससे ज़्यादा परफेक्ट और एग्जैक्ट हो। सबसे ज़्यादा परफेक्ट और एग्जैक्ट नॉलेज सिर्फ यही है कि आप अपना हिस्सा अदा करें, अपनी एफर्ट करें और उसके बाद दोनों हाथ उठा के खुदा से दुआ करें। बस इससे बड़ी ना कोई एस्ट्रोलॉजी, ना कोई न्यूमरोलॉजी, ना कोई केमिस्ट्री, ना कोई फिजियोलॉजी, ना कोई और चीज़। ये कायनात का सबसे ऊंचा राज है। ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल के आपको बताया। ये वो निचोड़ की चीज़ें हैं। मैं क्यों इन चीज़ों के पीछे भागता हूँ या क्यों इस चीज़ की दिन रात बात करता हूँ। मैं ये सारा दिन अगर न्यूमरोलॉजी सिखाना शुरू कर दूँ तो अगले 40 दिन तक तो हम न्यूमरोलॉजी करते चले जाएंगे। भाई मैं इनकार नहीं कर रहा इस चीज़ की। मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है। नॉलेज है, बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है, जी बिल्कुल है। आप इनको सिर्फ जस्ट एक नॉलेज के तौर पे लें ना, आप इसको खालिक के तौर पे तो ना लेना, क्रिएटर के तौर पे तो ना लेना। अब क्रिएटर की मर्जी है कि वो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर उसकी अपनी मर्जी है और वो उस दिन वो चीज़ नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा, फिर क्या कर लो। यहाँ हमें प्रिडिक्शन दी जाती है कि जी कल बड़ी ज़ोरदार बारिश होएगी। लेकिन हमारे वेदर फोरकास्टिंग वाले फोरकास्ट करते हैं कि जी दिल्ली के ऊपर कल दोपहर के टाइम पे बारिश होएगी और वो जनाब 30 मिलीमीटर होएगी और इतनी होएगी। और अगले दिन पता लगता है कि जनाब दोपहर के टाइम पे तो इतनी धूप निकली हुई है तो बंदे के पसीने छूट रहे हैं और बाबे को तो वैसे ही पसीना बहुत आता है। तो ऐसी सूरत में हम वेदर फोरकास्टिंग वालों को क्या जाके फांसी लगा दें कि यार तुमने ये कैलकुलेशन करी थी, ये फोरकास्ट करी थी, तो ये तो ऐसे नहीं हो रहा। इसका मतलब है कायनात का कंट्रोल वेदर फोरकास्टिंग के हाथ में नहीं है, रब के हाथ में। और जिसके हाथ में पूरी कायनात का कंट्रोल है उसकी मर्जी ढूंढने की कोशिश करें कि उसकी मर्जी किस चीज़ में। तो जब हमें रब की मर्जी के ऊपर चलना आ जाएगा तो फिर हमें किसी और इल्म की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारे इल्म सीखो ज़रूर, समझो ज़रूर, लेकिन हर इल्म को रब से जोड़ने की कोशिश किया करो। उसका जो फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने आए उसमें आप खुदा को करता धरता समझ के माना करो और खुदा से मांगने और जुड़ने वाला प्रोसीजर अपनाना। जय गुरु।